हमारे क्वांटम फिजिक्स के प्लेलिस्ट में ब्लैक बॉडी रेडिएशन के वीडियो में आपने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के स्पेक्ट्रम के बारे में जाना था। इससे हमें यह तो पता चलता है कि किसी भी ऑब्जेक्ट को देखने के लिए हमें विजुअल लाइट की जरूरत पड़ती है और वह विजुअल लाइट भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के स्पेक्ट्रम का एक छोटा सा हिस्सा है। विजिबल लाइट ऑब्जेक्ट से टकराकर रिफ्लेक्ट होकर हमारी आंखों द्वारा कैप्चर होती है, फिर वह ऑब्जेक्ट को हम देख पाते हैं और यह विजिबल लाइट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन स्पेक्ट्रम के स्केल पर मिडल लेवल पर है। इसी प्रकार हम माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट को भी उन्हीं उपकरणों के साथ देख सकते हैं जो मैग्नेटिक रेडिएशन का उपयोग करके उस ऑब्जेक्ट को विजिबल करते हैं। उपकरणों से मेरा मतलब है कि जैसे कि हमारी आंखें सीधे तौर पर इंफ्रारेड रेडिएशन को नहीं देख पाती, तब हमें इसे डिटेक्ट करने और देखने के लिए स्पेशल उपकरणों की जरूरत पड़ती है, जैसे कि इंफ्रारेड कैमरा जो कि सिर्फ इंफ्रारेड रेडिएशन को ही डिटेक्ट करता है। शायद अब आप इसे समझ गए होंगे। लेकिन हमें परेशानी तो तब होती है जब हमें एटम से भी छोटे ऑब्जेक्ट को देखना हो। अब वहाँ हमें क्या प्रॉब्लम होती है, इसके बारे में हम इस वीडियो में जानते हैं और समझते हैं हमारे ब्रह्मांड को और अच्छे से। इतना तो हमें पता चल गया है कि इन माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट को हम सीधे तौर पर नहीं देख सकते। हमें तो बस उनके बारे में इंफॉर्मेशन ही प्राप्त होती है, जैसे कि उनकी स्पीड, डायरेक्शन, मोशन और मास एक्सेट्रा। दोस्तों, यहाँ तक तो सब ठीक है। असली मुद्दा तो तब सामने आता है जिस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन द्वारा हम माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट की यह जानकारी को प्राप्त करते हैं, वह रेडिएशन भी कुछ एनर्जी को कैरी करता है और यह रेडिएशन की एनर्जी और ऑब्जर्व की जाने वाले माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट की एनर्जी एक दूसरे को अफेक्ट करते हैं। ऑब्जर्वर के इक्विपमेंट से निकलने वाले रेडिएशन की मात्रा कम या ज्यादा तो हो सकती है, पर वह मेजरमेंट किए जाने वाले पार्टिकल के मूवमेंट और उसके पोजीशन के ऊपर कुछ प्रभाव तो डालते ही है। इस प्रकार सबसे एक्यूरेट डाटा प्राप्त करने के लिए हमें मेजरमेंट करने वाले माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट के मेजरमेंट के लिए जितना संभव हो उतनी कमजोर रेडिएशन के छोटे पोर्शन का उपयोग करना होगा, ताकि हमारे द्वारा उन माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट के ऊपर ज्यादा अफेक्ट ना हो। जैसा कि हमें पता है, रेडिएशन के स्मॉलेस्ट क्वांटिटी को हम 1 क्वांटा कहते हैं। दोस्तों, क्वांटा के ऊपर मेरी एक सेपरेट वीडियो है, आप उसे देखकर क्वांटा के कंसेप्ट को और अच्छे से समझ पाओगे। तो आगे बढ़ते हैं। लॉन्गेस्ट वेवलेंथ रेडिएशन का एक क्वांटा एनर्जी की छोटी से छोटी अमाउंट को कैरी कर सकता है। उस क्वांटा को हम पार्टिकल की मूवमेंट पता करने के लिए उपयोग कर सकते हैं। यह इस बात पर डिपेंड करेगा कि वह क्वांटा कितना छोटा है और उसकी एनर्जी लेवल कितनी कम है, क्योंकि हमारे मेजरमेंट से छोटे एरर क्रिएट हो सकते हैं। ऐसा इसलिए होगा कि हमारे द्वारा उपयोग में लाया गया क्वांटा माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट के मूवमेंट पर कुछ न कुछ अफेक्ट करेगा। ये तो बात हो गई मोमेंटम की, पर वेव की फिजिकल प्रॉपर्टी यह सजेस्ट करती है कि जब भी कभी हमें स्पेस में पार्टिकल की पोजीशन का पता रेडिएशन के द्वारा लगाना हो, तब क्वांटा की वेवलेंथ ही हमारे स्केल की एक्यूरेसी है। इसलिए जब भी हमें पार्टिकल की एक्यूरेट पोजीशन पता करनी हो, तब हमें शॉर्टेस्ट वेवलेंथ के रेडिएशन का उपयोग करना होगा। मेजरमेंट की रिक्वायरमेंट कुछ भी हो, पर हमें यह पता है कि इस तरह के शॉर्टेस्ट वेवलेंथ क्वांटा में बहुत एनर्जी होती है, जिसका माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट के मूवमेंट पर काफी प्रभाव पड़ेगा। दोस्तों, अब ध्यान दीजिए, जब हमें माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट का मोमेंटम हाई एक्यूरेसी से पता करना हो, तब हमें रेडिएशन के लॉन्गेस्ट वेवलेंथ क्वांटा की जरूरत होगी, और जब हमें माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट की पोजीशन हाई एक्यूरेसी से पता करनी हो, तब हमें रेडिएशन के शॉर्टेस्ट वेवलेंथ क्वांटा की जरूरत होगी। दोस्तों, अब यह इम्पॉसिबल हो जाता है कि हम एक ही क्वांटा से काफी सटीकता से पार्टिकल की पोजीशन और उसके मूवमेंट का एक साथ पता लगाए। तो इस प्रकार हमारे माइक्रोस्कोपिक वर्ड की मेजरमेंट करने की लिमिट नेचर द्वारा तय की गई है। इस केस में यह रेडिएशन के ऊपर लागू होती है। जब वैज्ञानिक पार्टिकल स्टेट की स्टडी कर रहे थे, तब भी उन्होंने खुद को एक ऐसी दुविधा में पाया। आइए इसे समझते हैं। वैज्ञानिकों को यह पता चला कि यह पैरामीटर्स जोड़ियों में आते हैं, जैसे कि पोजीशन और मोमेंटम। अगर हम पोजीशन का पता लगाते हैं, तो यह मोमेंटम के बारे में एक्यूरेसी से पता चलने नहीं देता, और अगर हम मोमेंटम का पता लगाते हैं, तब पार्टिकल की पोजीशन हमें पता नहीं होगी, क्योंकि वह हमेशा चेंज होती रहेगी। हम एक और उदाहरण ले सकते हैं। हमें यह पता चला है कि एक स्पेसिफिक टाइम में पार्टिकल की एनर्जी को मापने के लिए नेचर द्वारा हमारे लिए एक लिमिट तय की गई है। हमें यह तो पता है कि पार्टिकल हर वक्त एनर्जी को रेडिएशन द्वारा एमिट करते हैं।
इससे उनके पास की एनर्जी लगातार कम होते जाती है। मतलब पार्टिकल के एनर्जी एमिट करने के कारण हमें रियल टाइम में यह पता नहीं चलता कि इस वक्त उस पार्टिकल में एक्यूरेटली कितनी एनर्जी है। अगर हम पास्ट में इसके द्वारा इमिट की गई एनर्जी को कैलकुलेट करें तो वह करंट मेजरमेंट जैसे ही एरर से भरा होगा और वह एरर बढ़ता ही चला जाएगा। तो यहाँ भी एनर्जी और टाइम जोड़ी में आया है, दोनों एक दूसरे के मेजरमेंट में एरर क्रिएट करते हैं। लोकप्रिय वैज्ञानिक थेरीज के अनुसार माइक्रोस्कोपिक वर्ल्ड में नेचर द्वारा हमारे शोध की एक सीमा तय की गई है, जैसे कि मोमेंटम, पोजीशन और एनर्जी टाइम के केस में हमने देखा। माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट के इस एरर ऑफ मेजरमेंट के फिनोमेनन को हम हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल कहते हैं। हालांकि यह इस सिद्धांत का सबसे सिंपल एक्सप्लेनेशन है। यह हमें ऐसा दिखाता है कि प्रॉब्लम केवल मेजरमेंट के लिमिटेशन के साथ ही है और यही इस एक्सप्लेनेशन की सबसे बड़ी खामी है। प्रोबेबली इस एक्सप्लेनेशन को काफी उपयोग में लाया जाता है क्योंकि अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल सामान्य और नॉन साइंटिफिक आदमी के लिए काफी असामान्य है और इसे समझना इतना भी आसान नहीं है जितना कि इस वीडियो में बताए गए एक्सप्लेनेशन से आपको लगा होगा। लेकिन दोस्तों, जैसा कि मैंने अपने क्वांटम ग्रेविटी के एपिसोड में आपसे कहा था, आपको इसके जटिलता से डरने की जरूरत नहीं है। मैं अपने आने वाले वीडियोस में इसे सिंपल से सिंपल तरीके से एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा। दोस्तों, आने वाले वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद। जय हिंद।